हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HPLC के बारे में, जो कि है आपकी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो चलते हैं आज के टॉपिक के तरफ। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? आपकी एक कोई भी ऐसी एनालिटिकल टेक्निक जो कि आपके सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने में हेल्प करती है। यानी कि सपोज करो ये आपके पास एक बीकर कंसीडर कर लेती हूँ जिसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ये जैसे ए कंपोनेंट्स, ए टाइप ऑफ द कंपोनेंट्स हैं, इसमें बी टाइप ऑफ कंपोनेंट्स हैं और सी टाइप ऑफ कंपोनेंट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि इनमें से मैं ए टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर लूँ और बी और सी को एक साथ ही रखा हुआ है, यानी कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को मैंने उसमें से सेपरेट आउट कर लिया है। अब मेरे को इसकी सेपरेशन टेक्निक, यानी कि किस तरीके से मैंने इसको सेपरेट आउट करा है, दूसरा ये कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना, इसको क्वांटिफाई करना, उसके लिए जो टेक्निक्स हमारे पास होती हैं उनको आप क्या बोलते हो? क्रोमेटोग्राफी की वो टेक्निक है। और हाई परफॉर्मेंस क्यों कहते हैं इसको? हाई परफॉर्मेंस का मतलब होता है ये ज़्यादा रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी कि एक जो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे इनको वो सेपरेट आउट प्रॉपर मैनर में करेगी कि किसी के अंदर किसी का भी मिक्सचर प्रेजेंट नहीं होने वाला। हाई रेजोल्यूशन पावर होती है इसकी, इसीलिए इसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस, यानी कि इट हैज़ अ गुड रेजोल्यूशन टू दैट मीन्स इट कैन सेपरेट दी कंपोनेंट्स वेरी प्रिसाइजली। यू कैन से कि हाँ, हमने एक प्रॉपर कंपोनेंट को, ए वाले सारे कंपोनेंट्स इसमें आ गए, कोई भी ए का कंपोनेंट आपका बी और सी के साथ प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से जब आप दूसरे कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने लगोगे, यानी कि बी के कंपोनेंट्स को आपने सेपरेट आउट कर लिया, तो आप उसको अच्छी तरीके से सेपरेट आउट कर पाते हो। दैट इज़ इन अ प्रॉपर मैनर यू आर डूइंग दिस। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हो आप? हाई परफॉर्मेंस। अब बारी आती है इसमें लिक्विड क्यों यूज़ करा? लिक्विड इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो हमारा मोबाइल फेज़ होता है, यानी कि वो फेज़ जो कि आपका मूव कर सकता है, वो हम इसमें लिक्विड को यूज़ करते हैं। ओके, और इसको क्या बोल सकते हो? एक या तो आप इसको हाई परफॉर्मेंस, यानी कि बेस्ड अपॉन इसकी रेजोल्यूशन आपने इसको नाम दिया हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इसके अंदर हम लोग लिक्विड के ऊपर हाई प्रेशर को अप्लाई किया जाता है। मोबाइल फेस के ऊपर हम प्रेशर का यूज़ करते हैं उसको कॉलम के अंदर जंप करवाने के लिए, तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं हाई प्रेशर। और लिक्विड हमें पता है मोबाइल फेज़ है हमारा लिक्विड, इसीलिए यहाँ पे भी वो लिक्विड है, और क्रोमेटोग्राफी आपकी सेपरेशन टेक्निक है। ओके, so this is HPLC is one of your most widely used chromatographic techniques in industries, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो है वो आपकी HPLC है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री की ब्रांच नहीं है जहाँ पे आपको इसका यूज़ देखने को नहीं मिल सकता, बी इट योर फार्मास्यूटिकल्स, और यू हैव टू चेक द प्योरिटी ऑफ एनी कंपोनेंट। मान लो आपके पास शुगर की कंसंट्रेशन को, या फ्रूट जूसेस आते हैं हमारी फूड इंडस्ट्री के अंदर भी आप देख सकते हो। फूड इंडस्ट्री में है, जैसे आप फ्रूट जूसेस में आपको शुगर की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा आपने फार्मास्यूटिकल्स में कि डिफरेंट कंपाउंड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके ड्रग्स वगैरह के, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट है उसके अंदर भी इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। सैंपल की प्योरिटी चेक करनी है, वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और आप इसका यूज़ फॉरेंसिक लैब्स में भी देखते हो। एक सीरियल आता था CID करके, उसके अंदर डॉक्टर सालुके होते थे। वो क्या करते थे? क्राइम सीन्स पे जाते थे और ब्लड सैंपल्स को वो कलेक्ट करके लाते थे। तो डॉक्टर सालुके अपनी फॉरेंसिक लैब में उसको लेके जाते थे और उसमें से फाइंड आउट कर लेते थे कि ब्लड के अंदर और भी क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है। बेसिकली ब्लड के अंदर आपके पास सैंपल के जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, ये सब बेसिक कंपोनेंट्स है। उसके अलावा जो कोई और कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसके डिटेक्शन के लिए भी HPLC टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि हमारे पास ये जो HPLC क्रोमेटोग्राफी है ये इसकी कुछ एडवांटेजेस क्या है।
ये सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये एक आपको हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली है, आपके कंपोनेंट्स अच्छी तरह से सेपरेट आउट करेगी, जो कि हमारी मेन रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर आप जो स्टेशनरी फेस का यूज़ करते हो वो आपका वेस्ट नहीं होता, यानी कि आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई भी आप प्रोसेस हम करवाने चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, टाइम इज़ मनी आफ्टर ऑल, दिस इज़ द थिंग ना कि टाइम इज़ मनी। तो हम चाहते हैं कि कोई भी काम हमारा जल्दी से हो जाए, तो दैट इज़ द थिंग कि इट इज़ योर लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि आप जल्दी से जल्दी सैम्पल के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हो। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर दी अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। तो कोई भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हमारे पास दो चीज़ों को हमें देखना होता है मेनली। एक तो है उसका मोबाइल फेस, यानी कि वो फेस जो कि आपका मूव नहीं करता, और दूसरा क्या होता है आपका स्टेशनरी फेस जो कि आपका मोबाइल फेस जो कि आपका मूव करता है, और स्टेशनरी फेस जो कि आपका मूव नहीं करता। तो इस टेक्निक में हम मोबाइल फेस क्या यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूशंस होती हैं, बेसिकली लिक्विड्स प्रेजेंट है, और स्टेशनरी फेजेस आपके क्या हो सकते हैं, रेजिन्स, या आप सिलिका जेल को यूज़ कर सकते हो, पॉलीमर्स, सेल्यूलोज, इनमें से आप कोई भी स्टेशनरी फेज को यूज़ किया जाता है। तो अब हम इसकी देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस को, कि इसमें प्रोसेस कैरी आउट कैसे होती है। तो सबसे पहला चीज़ जो है, यहाँ पे मैंने 2 बॉटल्स ड्रॉ करी हुई है। इन बॉटल सोल्यूशंस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी सॉल्वेंट है जो कि क्या है, आपका मोबाइल फेस है। इन बॉटल्स में जो सॉल्वेंट फिल्ड होता है वो सॉल्वेंट जो है वो डिफरेंट पोलैरिटीज़ के होते हैं। सपोज़ आपके पास एक बॉटल में आपने वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ करा हुआ है, तो दूसरी बॉटल में आपके पास क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, या क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, ऐसे ही सॉल्वेंट की बॉटल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा भी सॉल्वेंट सॉल्यूशंस यहाँ पे यूज़ होती हैं, जो कि उनकी पोलैरिटी के अंदर डिफरेंस होता है, और उनको आप मोबाइल फेस की तरह यूज़ करते हो। अब ये जो दोनों बॉटल्स हैं एक डी गैसर से पास की जाती हैं, जो कि किससे कनेक्टेड है, वैक्यूम पंप से। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूशंस हैं इनमें से इन सॉल्वेंट सॉल्यूशंस में अगर कोई गैशियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, आपको उनको रिमूव करना होता है, ताकि वो आपकी डिटेक्शन प्रोसेस में कोई भी एक हिंड्रेंस क्रिएट ना करे। तो उनके लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वैक्यूम पंप का। डी गैसर का काम क्या हो गया, गैस को रिमूव करना, और वो किसकी हेल्प से रिमूव करता है, वैक्यूम पंप की हेल्प से। एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे, और उसमें से गैशियस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके उसमें से आपने रिमूव कर देना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो दोनों, मान लो ये बॉटल ए है, ये बॉटल बी है आपकी, तो बॉटल ए और बॉटल बी के जो सॉल्वेंट सॉल्यूशंस होते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में आपके पास वो दोनों आ रहे हैं, और आप उसको क्या कर रहे हो, मिक्सर से पास करवा रहे हो, ताकि आपके पास एक होमोजीनियस सॉल्यूशन क्रिएट हो जाए। होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि थ्रू आउट उसकी कंसंट्रेशन क्या रहे, सेम रहे। आपने एक पर्टिकुलर रेशियो में ए और बी सॉल्वेंट सॉल्यूशंस को मिक्स करा है और मिक्सर से पास आउट करवा दिया। उसके बाद आप किस में से पास करवाते हो, इसको पंप से पास किया जाता है। यानी कि आपका जो मोबाइल फेस पीछे से आ रहा है उसको आपने एक प्रेशर प्रोवाइड कर दिया, हाई प्रेशर से आप उसको आगे फ्लो करवा रहे हो। यहाँ पे हम पंप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिक्विड्स जो होते हैं वो आपके कंप्रेसिबल नहीं होते। अगर इसकी जगह पे गैशियस मोबाइल फेस आपने यूज़ किया जाता, वहाँ पे हम पंप का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गैसेस आर कंप्रेसिबल, है ना। तो हम उसमें आपका रिस्क फैक्टर हो सकता था कोई ना कोई, कि आप उसमें पंप का अप्लाई हम नहीं कर सकते। लिक्विड सॉल्यूशंस आपके कंप्रेसिबल नहीं होते, इसलिए हम यहाँ पे उसको हाई प्रेशर से आगे आपने उसका फ्लो करवाना है। उसके बाद ये पंप जो है आपका किससे कनेक्टेड है, एक इक्विलिब्रियम कॉइल से कनेक्टेड है। कि सपोज़ आपके मिक्सचर में कुछ ना कुछ होमोजीनियस सॉल्यूशन वो प्रॉपरली नहीं प्रिपेयर कर पाया है, तो इक्विलिब्रियम कॉइल उसमें क्या करेगी, इक्विलिब्रियम कॉइल से पास होता हुआ वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन को उनको मिक्स कर देगा, जो ऊपर से सॉल्वेंट्स आपके आ रहे थे। अब इसको आपने किससे पास करवाना होता है, फिर आपका आ जाता है गार्ड कॉलम। गार्ड कॉलम का यूज़ क्यों करते हैं, कि जो सॉल्वेंट सॉल्यूशंस में मान लो कुछ इम्प्योरिटीज़ ना प्रेजेंट हो, तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम गार्ड कॉलम का यूज़ किया जाता है।
ओके, तो गार्ड कॉलम आप नाम से ही इसको देख सकते हो। गार्ड का मतलब उसको प्रोटेक्ट करने वाला। तो कौन प्रोटेक्ट, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो कि आपके सॉल्वेंट्स जो है वो प्योर आगे जाएं, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो। इसके बाद आपके सॉल्वेंट सोल्यूशन जा रही है यहाँ से, तो उसमें क्या, उसके बाद ये किससे पास करवाते हो आप? फ्लो स्प्लिटिंग वाल्व से। यानी कि आपने क्या करना है कि आपका हाई अमाउंट ऑफ दी सॉल्वेंट सोल्यूशन जा रहा था यहाँ से, अब आप चाहते हो कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ दी सॉल्वेंट ही आगे भेजना है, रेस्ट को आपको नहीं भेजना। तो आप क्या करते हो, यानी कि फ्लो स्प्लिटिंग, यानी कि स्प्लिट कर देता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ दी सॉल्वेंट आपकी आगे जाती है, रेस्ट आपका किस में ट्रांसफ़र भेज दिया जाता है? वेस्ट में भेज दिया जाता है। ओके, तो यहाँ से पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ दी सॉल्वेंट आपकी गई, तो उसमें उसके बाद आप ऊपर से क्या करते हो, यहाँ से सैंपल की इंजेक्शन आपने करवाई। यानी कि यहाँ से आपका मोबाइल फेज़ आ रहा था, ऊपर से आपने क्या करा, सैंपल को इंजेक्ट करा। तो अब क्या होगा, आपका मोबाइल फेज़ और जो सैंपल है वो मिलकर किस में फिर जाएंगे, आगे आपके कॉलम के अंदर जाने वाले हैं, जिसको क्या बोलते हो आप? एनालिटिकल कॉलम बोलते हैं। जिसके अंदर क्या होने वाला है, मोबाइल फेज़ क्योंकि अब आ रहा है, स्टेशनरी फेज़ आपको नीचे कॉलम के अंदर मिल रहा है और सैंपल ऊपर से आ रहा है। तो अब क्या होगा कि सैंपल के जो कंपोनेंट्स होंगे वो अपनी अफिनिटी मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के साथ अलग अलग दिखाने वाले हैं। तो उसके बेसिस पे आपके सैंपल के कंपोनेंट्स सेपरेट आउट होने लग जाएंगे। तो यही मैंने यहाँ पे जो 3 मार्क्स लगाए हुए हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके सैंपल के जो 3 कंपोनेंट्स थे वो आपके सेपरेट आउट हो चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर, नेक्स्ट आपका जो कॉलम है वो किससे कनेक्टेड है? आपके डिटेक्टर के साथ। डिटेक्टर क्या देगा आपको? सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि जब भी आपका सैंपल का कंपोनेंट सेपरेट आउट हो रहा है, आपको डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और सिस्टम के ऊपर जाकर आपको, सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो ये उसकी सेपरेशन प्रोसेस को इंडिकेट करेगा। तो हमने बेसिकली मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, एक तो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट का सोल्यूशन, मतलब हमने मिक्सचर ऑफ दी सॉल्वेंट्स लिया है, सिंगल मोबाइल फेज़ नहीं लिया, 2 मोबाइल फेजेस, 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्वेंट सोल्यूशंस को एज अ मोबाइल फेज़ यूज़ किया जाता है, जिनकी पोलैरिटी के अंदर डिफरेंस आता है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इन मोबाइल फेसेस के ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई करा है। नेक्स्ट इज आपने इसके अंदर 2 कॉलम्स का यूज़ करा है। एक तो है आपका गार्ड कॉलम जो कि आपकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है, जो कि आपके सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो सकती हैं। दूसरा क्या है, एनालिटिकल कॉलम क्या है, या HPLC कॉलम भी इसको आप बोलते हो, जिसमें आपकी मेन सैंपल की सेपरेशन होने वाली है। रेस्ट कंपोनेंट्स जो थे वो मेजरली आपके सेम ही रहते हैं कि मोबाइल फेज़ जा रहा है, सैंपल उसमें से ऊपर से इंजेक्ट हो रहा है, उसको आप कॉलम से पास करवाते हो, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और सिस्टम उसको प्रेजेंट कर देता है आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ योर HPLC। तो अब हम इन कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 सभी को डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और इनके रूल्स क्या है, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप देख लो, ये आपकी लैब में जो मशीन पड़ी होती है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखती है। ऊपर आप देख सकते हो कि 2 बॉटल्स पड़ी हुई हैं। ये 2 बॉटल्स वही हैं आपकी मोबाइल फेसेस, जो कि आपके सॉल्वेंट सोल्यूशंस हैं डिफरेंट पोलैरिटीज़ की। रेस्ट इज जो ये बाकी कंपोनेंट्स थे उनको इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये एज सच इसमें कॉलम को शो नहीं करा हुआ। और ये मेन आपके साथ ये सिस्टम जो है ये आपका प्रेजेंट है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी सेपरेशन की दिखने वाली है। ओके, तो अब हम चलते हैं इनके 1 बाय 1 कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला था आपका मोबाइल फेज़ एंड डीगैसर्स। तो जो मोबाइल फेज़ हमने यूज़ करने हैं, हमने देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्वेंट सॉल्यूशंस को यूज़ किया जाता है एज अ मोबाइल फेज़। उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहली है कि ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूशंस हैं आपकी मार्केट से आपको इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, ये इजी टू यूज़ होने चाहिए, मॉडरेट विस्कोसिटी के होने चाहिए, यानी कि ना तो ज़्यादा गाढ़े होने चाहिए ना ज़्यादा
पतले होने चाहिए। विस्कोसिटी का मतलब तो आपको पता है ना, एक वाटर आप देखते हो, आप हनी का सोल्यूशन देखते हो, हनी जो है वो आपकी उसका फ्लो रेट आपका कम होता है, यानी कि वो आपकी ज़्यादा विस्कस है और वाटर आपका कम विस्कस है। तो विस्कोसिटी का आइडिया वहाँ से ले सकते हो। तो आपके जो सॉल्वेंट सॉल्यूशंस यूज़ करने हैं वो आपके मॉडरेट विस्कोसिटी के होने चाहिए। दूसरा है, आप डिफरेंट पोलैरिटीज़ के सॉल्वेंट्स को यूज़ किया जाता है। अब जो सॉल्वेंट सॉल्यूशंस हैं दे शुड बी एबल टू डिज़ोल्व द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, कि यानी कि सैम्पल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो उसमें डिज़ोल्व हो पाएँ, एंड दे शुड बी सेफ टू यूज़। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे मोबाइल फेस की, यानी कि जो सॉल्वेंट सॉल्यूशंस हम लोग यूज़ करते हैं तो उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज़ योर डीगैसर्स। डीगैसर का काम क्या है? गैसियस मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना फ्रॉम दी सॉल्वेंट्स। किसकी हेल्प से यूज़ करते हो आप? वैक्यूम पंप की हेल्प से। नेक्स्ट इज अबाउट दी पम्प्स। अब पंप हमने जो यूज़ करा था, अब यहाँ से आप देख सकते हो सॉल्वेंट सॉल्यूशंस का बारे में हमने डिस्कस कर लिया। डीगैसर्स हमने जो यूज़ करे यूजिंग द वैक्यूम पंप, वो गैसियस मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर रहे थे। मिक्सर है, इसका जस्ट काम यही है कि सॉल्वेंट सॉल्यूशंस की जो पर्टिकुलर रेशो है उसका होमोजीनियस सॉल्यूशन इसको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज़ अबाउट दी पंप। तो पंप का काम क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट करना मोबाइल फेस के ऊपर, यानी कि एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ आपका अब मोबाइल फेस आगे की तरफ मूव करने वाला है, वही काम होता है हमारे पंप्स का। तो इट इज़ यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द मोबाइल फेस, यानी कि एक फोर्स के साथ आप उसको आगे भेजना चाहते हो। और अब आप कितनी रेंज का प्रेशर अप्लाई करते हो? 1000 to 5000 PSI, ये पर्टिकुलर रेंज होती है जो कि आप प्रेशर की उसके ऊपर मोबाइल फेस को आप देते हो। नेक्स्ट इज कि आपने कितना प्रेशर देना है, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर रेंज बताई आपको। अब कितना प्रेशर आगे जाना चाहिए वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? एक तो है आपकी कॉलम की लेंथ के ऊपर। कॉलम जितना लंबा कॉलम होगा उतना ज़्यादा आपको प्रेशर प्रोवाइड करना है। लॉन्गर कॉलम्स विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द मोबाइल फेस एज कम्पेयर टू दी स्मॉलर वंस, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा कॉलम होगा उतने ज़्यादा फोर्स के साथ आपको आगे मोबाइल फेस भेजना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज ऑन द स्टेशनरी फेस, यानी कि आपका जो कॉलम होता है, ये जो कॉलम है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये आपका स्टेशनरी फेज होता है। तो इन स्टेशनरी फेस के डायामीटर के ऊपर, ये एक पर्टिकुलर अगर आप पार्टिकल को बाहर निकाल लो, इन पार्टिकल्स के जो साइज़ होता है यानी कि इनका जो डायामीटर है उसके ऊपर भी आपका प्रेशर डिपेंड करने वाला है। जो स्मॉल साइज़ के स्टेशनरी फेजेस होंगे उसके लिए आपको ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। So smaller diameter particles, they will be requiring more amount of the pressure. Next is on the viscosity of the solvent, यानी कि आपने जो सॉल्वेंट सोल्यूशन आप पीछे से मोबाइल फेस लेके आ रहे हो वो कितना गाढ़ा है, उसके ऊपर भी आपके मोबाइल फेस का प्रेशर डिपेंड करने वाला, प्रेशर आपको कितना प्रेशर अप्लाई करना है उसको आगे मूव करवाने के लिए, वो उस पर भी डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उसकी मोबाइल फेस की, तो जितना ज़्यादा विस्कस होगा आपको उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसको आगे मूव करवाने के लिए, राइट। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका अमाउंट ऑफ द प्रेशर डिपेंड करने वाला है कि आपको कितना प्रेशर अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज दी सैंपल इंजेक्शन। अब आपका देखो यहाँ पे पंप से आगे मोबाइल फेस जा रहा है, इक्विलिब्रियम कॉइल, उसका बस काम यही है कि अगर आपका मिक्सचर ने प्रॉपरली होमोजीनियस सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा वो उसको इक्विलिब्रेट कर देगी। नेक्स्ट इज गार्ड कॉलम, इनको कॉलम्स के साथ ही हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट उसके बाद हम अभी चलते हैं सैंपल इंजेक्शन की तरफ। सैंपल इंजेक्शन की आपने सैंपल को इंजेक्ट करना है, तो उसको इंजेक्ट करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका सेप्टम इंजेक्शन और दूसरा होता है सेप्टम लेस इंजेक्शन। तो सेप्टम इंजेक्शन में क्या किया जाता है कि जो सैंपल जिसके कंपोनेंट्स को आप सेपरेट आउट करना चाहते हो उनको किस में फिल किया जाता है? एक सिरिंज में फिल किया जाता है। सिरिंजेस क्या होती हैं? इंजेक्शन्स नहीं उसमें लगाते, हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो सिरिंजेस वहाँ पे यूज़ करे जाते हैं वही हैं, उनके अंदर आपने उसको सैंपल को अपने फिल कर लिया
और आपने यूजिंग दी सेप्टम, एक स्मॉल होल सा प्रेजेंट होता है यहाँ पे आप सिरिंज को अपनी लेके आते हो और आपने सैंपल को, ये एक स्मॉल सा होल है जिसको आप सेप्टम बोलते हो, इसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने अपनी सिरिंज को इंजेक्ट कर दो और आपका सैंपल जो है वो लोड हो जाता है। नेक्स्ट इज सेप्टमलेस इंजेक्शन। इसके अंदर क्या किया जाता है, स्टॉप, इसको बेसिकली स्टॉप फ्लो सेप्टमलेस इंजेक्शन बोला जाता है, यानी कि फ्लो को स्टॉप किया जाता है। किसके फ्लो को स्टॉप किया जाता है, मोबाइल फेस के, यानी कि मोबाइल फेस के स्टॉप को उसमें हमने मोबाइल फेस पीछे से जो आ रहा था उसको एक बार आपने रोक दिया, उसके फ्लो को आप रोक देते हो, फिर आप सैंपल को इंजेक्ट करते हो, सिरिंज की हेल्प से ही आप कर सकते हो, बट उसमें जैसे इसमें एक जो सेप्टम जो कि एक स्मॉल होल प्रेजेंट था वो इसमें हम यूज़ नहीं करते। तो बस ये दो मेथड्स हैं जिसके साथ आप लोग अपने सैंपल को मशीन के अंदर अपने लोड किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट नाउ, दैट इज़ आवर कॉलम्स। तो हमने जो कॉलम्स देखे, हम इस टेक्निक में दो कॉलम्स का यूज़ कर रहे हैं, एक तो है आपका गार्ड कॉलम और दूसरा है आपका एनालिटिकल कॉलम, या जिसको आप HPLC कॉलम भी बोलते हो, जिसके अंदर आपकी सेपरेशन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे गार्ड कॉलम के बारे में। गार्ड कॉलम का काम क्या है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। मोबाइल फेस में जो कुछ इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं उनको रिमूव करने के लिए आप गार्ड कॉलम का यूज़ करते हो। अब जो ये गार्ड कॉलम है आपका, ये बना किससे होता है, गार्ड कॉलम इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये मटेरियल का वो बना होता है। ऐसा इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पीछे से मोबाइल फेस को हाई प्रेशर से वो आ रहा है, तो उस प्रेशर को भी तो विथस्टैंड करना चाहिए आपका कॉलम, इसीलिए हम जो है स्टेनलेस स्टील को यूज़ करते हैं, सो दैट इट कैन विथस्टैंड योर हाई प्रेशर। सो फॉर दैट पर्पस स्टेनलेस स्टील मटेरियल इज़ यूज्ड। नेक्स्ट इज, ये कितनी लेंथ का होता है, इसकी लेंथ 2 से 10 मीटर तक की ही, इसकी सेंटीमीटर तक की लेंथ होती है। अब कॉलम है, कॉलम के अंदर क्या फिल किया जाता है आपका, स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज आप इसमें क्या फिल करते हो, रेजेंस या सिलिका जेल या पॉलीमर, इसमें से कुछ भी आप स्टेशनरी फेज फिल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज आपका HPLC कॉलम, जिसके अंदर आपके सैंपल के कंपोनेंट्स ने अब सेपरेट आउट होना है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल। अब ये किस मटेरियल का बना होगा, ये भी आपका स्टेनलेस स्टील का ही बना होता है। इसकी लेंथ गार्ड कॉलम से लंबी होती है, वो 2 से 10 सेंटीमीटर का होता है, ये 10 से 30 सेंटीमीटर यानी 10 to 30 सेंटीमीटर्स की इसकी लेंथ होती है। इसका जो डायमीटर है 5 to 6 mm का होता है। स्टेशनरी फेज जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आपका हाईली प्योर होना चाहिए, फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए, यानी कि उसका जो डायमीटर स्टेशनरी फेस का है आप बहुत ही स्मॉल लेके चलते हो। सरफेस वो स्मॉल क्यों आपने कर दिया, ताकि आपका सरफेस एरिया जो है स्टेशनरी फेजेस का इंक्रीज़ हो जाए और आपकी रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट इज, इसके अंदर जो आपने स्टेशनरी फेज यूज़ करते हो वही है रेजेंस, सिलिका जेल, पॉलीमर्स या सेल्यूलोज। एक चीज़ का ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी अगर हम स्टेशनरी फेज का यूज़ करते हैं वो दोनों कॉलम्स के अंदर आपका सेम ही स्टेशनरी फेज होना चाहिए, यानी कि अगर आपने HPLC कॉलम में रेजेंस को यूज़ करा हुआ है तो गार्ड कॉलम में भी आपके रेजेंस का ही आपको यूज़ करना है, तो दोनों में स्टेशनरी फेज आपका सेम ही रहता है। नेक्स्ट इज कि आपने अब देख लिया कि जो इसके अंदर आपने चीज़ों को भरना है वो क्या, मतलब स्टेशनरी फेस को फिल करना होता है, वो आपके कॉलम्स किस मटेरियल के बने हुए हैं। अब जो स्टेशनरी फेस जो कि उनके अंदर फिल होने वाला है, जिस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, पैकिंग की प्रोसेस बोला जाता है, यानी कि प्रोसेस बाय विच योर सैंपल इज़ फिल्ड इन द कॉलम, उसको आप पैकिंग बोलते हो। तो उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज आप फिल कर रहे हो, यानी कि रेजेंस, सिलिका जेल, सेल्यूलोज, पॉलीमर्स, ये जो स्टेशनरी फेजेस हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए अगर आप जब आप उनको सेलेक्ट कर रहे हो। तो पहला है वो इनर्ट होने चाहिए, यानी कि आपके इनर्ट मटेरियल के बने होंगे तो ना ही आपके मोबाइल फेस के साथ वो कोई रिएक्शन दिखाएंगे, ना ही आपके सैंपल के साथ भी कोई वो रिएक्शन नहीं दिखाने वाले, वो आपको इनर्ट मटेरियल के चाहिए। ओके,
दूसरी चीज़ क्या है, वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए मार्केट से, आप उसको इजीली खरीद के ला पाओ, राइट। नेक्स्ट इज़ ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए वो, कब ज़्यादा खर्चा करेंगे तो भाई हमारा ही नुकसान है ना, तो लेस एक्सपेंसिव होने चाहिए वो। नेक्स्ट इज़ स्मॉल इन साइज़ यूज़ करते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया क्या हो, ज़्यादा हो। ये अब इसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि सरफेस एरिया हम स्मॉल साइज़ लेने से बढ़ कैसे रहा है। मान लो ये आपके पास ये एक बड़े साइज़ का हमने लिया हुआ है, अब इसी को ही मैं मान लो छोटे साइज़ में कन्वर्ट कर रही हूँ, यानी कि मैंने इसके ये ऐसे 4 पार्ट्स और कर दिए, ओके। ये ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। शेप आप देख लेना कि इसी में ऐसे सर्कुलर लगा लो कि ऐसे शेप में ये डिवाइड हो रहे हैं। तो अब जब ये बड़े साइज़ का है तो इसका सरफेस एरिया जो है ये इसकी सिर्फ बाउंड्री इतनी ही रहने वाली है। जब ये छोटे पार्ट्स में मैं इसको ले लूँगी तो ये पहले जो थी वो बाउंड्री वो सिर्फ इतनी ये वाली आ रही थी, सिर्फ ये वाली थी। अब एडिशनली बाउंड्री भी आपको मिल रही है, इस वाले बीड की आपको ये वाली बाउंड्री मिल रही है, इस पार्टिकल की भी यहाँ से बाउंड्री बढ़ गई, यहाँ से इसकी बढ़ गई, यहाँ से इसकी, यानी कि इनकी जो इंटरैक्शन मोबाइल फेस के साथ होने वाली हैं और सैम्पल के साथ जो इंटरैक्शंस होंगी वो आपने सरफेस एरिया को बढ़ाकर वो इंटरैक्शंस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण अब क्या होगा, अच्छे से रेजोल्यूशन आपको हाई मिलने वाली है, आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से सेपरेट आउट हो पाएंगे। क्योंकि मेनली सेपरेशन हो किस चीज़ की वजह से रही है, सैम्पल के कंपोनेंट्स की उनकी अफिनिटी की वजह से, जो कि वो स्टेशनरी फेस के साथ या मोबाइल फेस के साथ दिखा रहे हैं। जब मैं उसका सरफेस एरिया ही बढ़ा दूंगी और मोबाइल फेस भी पीछे से हाई प्रेशर से मैं उसको दे रही हूँ, तो इन दोनों फैक्टर से क्या होने वाला है कि वो अफिनिटी की जो अफिनिटी मतलब अट्रैक्शंस जो है आपके दोनों फेसेस के साथ, स्टेशनरी फेस के साथ और मोबाइल फेस के साथ, वो आपकी बढ़ जाएंगी। तो उसके कारण ही यहाँ पे रेजोल्यूशन पावर आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो मेन कारण जो है आपको सरफेस एरिया ज़्यादा इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल बीड्स, स्मॉल साइजेस के, जब आप स्टेशनरी फेजेस को यूज़ करते हो। तो इसमें जो रेजिन्स हम लोग स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं उसकी कुछ एग्जांपल है, स्टायरिन को डाइविनाइल बेंजीन, ये जो है ये जो कंपाउंड है इनके रेजिन्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पोरस लेयर बीड्स, जो कि आप उसमें यूज़ करोगे साइज़ एक्सक्लूजन, साइज़ के बेसिस पे जब आपको सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना होता है तब हम पोरस लेयर बीड्स का यूज़ करते हैं स्टेशनरी फेज में। नेक्स्ट इज आपके सिलिका जेल, जो कि आपका पोलैरिटी के बेसिस पे अगर आपको सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है उसके लिए आप सिलिका जेल का यूज़ करते हो। तो ये कुछ स्टेशनरी फेस की प्रॉपर्टीज़ थी और उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कॉलम के अंदर फिल करने के लिए। नेक्स्ट इज अब आपके सैंपल के कंपोनेंट्स अब सेपरेट आउट होने लग गए। अब जो सेपरेट आउट हो रहे हैं वो किस डिफरेंट बेसिस के ऊपर हो सकते हैं, बीट ऑन योर साइज़, पोलैरिटी और अफिनिटी के बेसिस पे भी वो सेपरेशन आप करवा सकते हो। तो डिफरेंट इसकी टाइप्स है। तो उनको अब डिटेक्ट करने वाला कौन है, डिटेक्टर, यानी कि सैंपल के कंपोनेंट्स अब मेरे सेपरेट आउट हो चुके हैं तो अब डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्टर डिटेक्ट करने के लिए हम लोग वेरियस टाइप्स यूज़ करते हैं डिटेक्टर्स की। पहला है आपकी बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स, यानी कि उनकी जो कंपोनेंट्स है उनकी जो सेपरेशन हो रही है, अब आपने कंपोनेंट्स को सेपरेशन उनकी देख रहे हो तो किस प्रॉपर्टी के ऊपर आप उनको सेपरेशन उनकी देख रहे हो। तो पहली है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब आपकी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। सपोज़ हम बचपन में एक एक्सपेरिमेंट भी करते थे कि पानी नीचे प्रेजेंट होता है और ऊपर से पेंसिल को डाला जाता था तो लाइट की बेंडिंग देखते थे, यानी कि ये जो नॉर्मल होता था कि अगर ये अब हम किस मटेरियल से जा रहे हैं, एयर से वाटर की तरफ हम जा रहे होते हैं अगर, तो यानी कि एयर आपकी कम डेंस होती है, वाटर आपका ज़्यादा डेंस होता है, तो लाइट की बेंडिंग हो जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी कि एक पर्टिकुलर थीटा एंगल के ऊपर उसने अपनी लाइट ने बेंड कर दिया।
ये लाइट यहाँ से आ रही थी नॉर्मल से, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, यानी कि टूवर्ड्स दी, अगर वो लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है तो वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल मूव करती है। यही अगर वाटर से एयर की तरफ जाती तो नॉर्मल से अवे वो लाइट जाती। तो यानी कि जो बेंडिंग होती है ना लाइट की डिफरेंट, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है कि एक पर्टिकुलर थीटा एंगल के ऊपर जब वो जा रही है, तो उसी को आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि व्हेन अ लाइट इज पास्ड थ्रू द सैंपल द लाइट डिफ्रेक्ट एट द स्पेसिफिक एंगल। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे जो उसमें से अगर आप लाइट को पास करवाओगे वो अलग अलग थीटा एंगल्स पे आपकी रोटेशन डायफ्रैक्शन दिखाने वाले हैं, यानी कि उनकी बेंडिंग अलग अलग एंगल्स पे होने वाली है। तो उसके बेसिस पे आप अपने कंपोनेंट्स की डिटेक्शन करवाते हो, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका आप मेजर करते हो। ये तो पहली बल्क प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी बल्क प्रॉपर्टी का क्या यूज़ कर सकते हो आप, कंडक्टिव मेथड। यानी कि आपने उनकी आपको पता है कि जैसे वाटर होता है, वाटर हमारा प्योर वाटर एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट अगर उसके अंदर कुछ सल्यूट पार्टिकल्स को आपने ऐड कर दिया तो उसकी कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। तो अब आपके पास जो सैंपल के डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनकी भी कंडक्टिविटी में डिफरेंस आने वाला है। तो यानी कि आप जो डिटेक्शन की प्रोसेस करवा रहे हो उन कंपोनेंट्स की डिफरेंट कंडक्टिविटी की मेजरमेंट करके भी आप उनको सेपरेट आउट करते हो। तो उन डिटेक्टर्स को क्या बोला जाता है, कंडक्टिव मेथड के थ्रू आपने उनको सेपरेट आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट इज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ हम करते हैं सैंपल के कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्लोरेसेंस का भी यूज़ किया जाता है सैंपल के कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का भी यूज़ एज डिटेक्टर्स किया जाता है, जैसे कि एम मीटर, यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मेजरमेंट करके। वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, यानी कि उनकी वोल्टेज की मेजरमेंट बेस्ड अपॉन दी वोल्टेज आप उसको सेपरेट आउट करते हो कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट इज मास स्पेक्ट्रल डिटेक्टर्स, जो कि आपकी E/M रेशियो को मेजरमेंट करती है, डिफरेंट सैंपल कंपोनेंट्स की E/M रेशियो को मेजर करती है। तो ये कुछ डिटेक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से आप सैंपल के कंपोनेंट्स को डिटेक्ट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी HPLC, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और उनके जो कंपोनेंट वेरियस पार्ट्स प्रेजेंट हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन के, उनके हमने डिटेल में देख लिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन उसको कर देना। ओके, आई विल ट्राई टू क्लेरिफाई दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।